हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अवर स्टडी प्लेटफॉर्म। आज हम लोग पॉलिटी का भाग 2 को करने वाले हैं। इससे पहले भाग 1 हो चुका और पूरा हिस्ट्री जो है वो कंप्लीट करा दिया गया है। इसका प्लेलिस्ट बना दिया गया है, तो आप लोग पिछली वीडियो को प्लेलिस्ट के द्वारा आप लोग पिछली वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए आज हम लोग पॉलिटी का भाग 2 स्टार्ट करते हैं। तो अगर आप लोग चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही साथ वीडियो को एक प्यारा सा लाइक भी कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है कि राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव किसके द्वारा किया जाता है। राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव किसके द्वारा किया जाता है। तो ऑप्शन है विधान परिषद के चुने हुए सदस्य द्वारा। अगला ऑप्शन है कि विधानसभा के चुने हुए सदस्य द्वारा, जनता के द्वारा या लोकसभा के द्वारा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा विधानसभा द्वारा चुने गए सदस्यों के द्वारा। अगला क्वेश्चन है हमारा, राज्यसभा की कुल संख्या कितनी है। राज्यसभा की कुल संख्या कितनी है। तो जगह 250। अधिकतम सीट जो राज्यसभा में होता है वो 250 होता है। अगला क्वेश्चन है, राज्यसभा के सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु यहाँ 3 नहीं 35 होगा। 35 के नीचे कितनी होती है। तो 35 के नीचे 30 होती है राज्यसभा के सदस्य बनने के लिए। और राष्ट्रपति बनने के लिए अगर पूछे तो 35 वर्ष होता है राष्ट्रपति, और अगर प्रधानमंत्री पूछे तो 25 वर्ष। अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला है राज्यसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या कितनी होती है। तो 250 होती है अधिकतम सदस्यों की संख्या। अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन है राज्यसभा में राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों से कुल प्रतिनिधि सदस्य की संख्या कितनी होती है। राज्यसभा में राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में कुल प्रतिनिधि सदस्यों की संख्या कितनी है। तो वो है कितना 238। कितना है 238। अगला क्वेश्चन है हमारा कि उत्तर प्रदेश के संसदीय सीटों की संख्या राज्यसभा में कितनी है। तो उत्तर प्रदेश का राज्यसभा में कितना सीट है। तो वो है 31 सीट। कितना 31 सीट। अगला क्वेश्चन है हमारा कि राज्यसभा सदस्य का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है। तो राज्यसभा सदस्य का कार्यकाल जो होता है वो 6 वर्ष का होता है, और 1/3 सदस्य जो होता है प्रत्येक 2 वर्ष में उसमें अपडेट होते रहता है। अगला क्वेश्चन है, पश्चिम बंगाल की संसदीय सीट राज्यसभा की संख्या कितनी है। पश्चिम बंगाल की राज्यसभा की सीट कितनी है पश्चिम बंगाल की। तो वो है 16। कितना है 16। और अगर बिहार की पूछे बिहार की राज्यसभा सीट कितनी है, तो ये आपको कमेंट करके बताना कि बिहार में राज्यसभा सीट कितनी है। अगला क्वेश्चन है हमारा कि कर्नाटक की संसदीय राज्यसभा सीट कितना है। कर्नाटक में कितना है। तो 12 है कर्नाटक राज्यसभा सीट की संख्या। अगला क्वेश्चन है हमारा, महासचिव राज्यसभा को सहायता प्रदान करता है जिसका पद किसके बराबर होता है। तो ऑप्शन है संसद के सदस्य के बराबर, भारत के कैबिनेट मंत्री के बराबर होता है, या विधान मंडल के सदस्य के बराबर, या भारत के कैबिनेट सचिव के। तो भारत के कैबिनेट सचिव के बराबर होता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन है तमिलनाडु की संसदीय सीट में राज्यसभा की सीट कितनी है। तमिलनाडु की राज्यसभा सीट कितनी है। तो वो है 18। कितनी 18। अगला क्वेश्चन है हमारा कि भारत के राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने सदस्य को नामित किया जा सकता है। तो भारत के राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में टोटल 12 सदस्य को नामित किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, कौन से बिल को राज्यसभा में पारित नहीं किया जा सकता है। कौन सा बिल है जिसे राज्यसभा में पारित नहीं किया जा सकता। तो वो है पूंजी बिल। पूंजी बिल को हम लोग राज्यसभा में पारित नहीं कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, राज्यसभा का सभापति कौन होता है। तो राज्यसभा का सभापति जो होता है वो भारत के उपराष्ट्रपति होते हैं। कौन। भारत के उपराष्ट्रपति। ऑप्शन सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, राज्यसभा के अध्यक्ष के रूप में निम्नलिखित में से किसका उल्लेख किया गया है। तो राज्यसभा के अध्यक्ष के रूप में निम्नलिखित में से किसका उल्लेख किया गया है। तो उपराष्ट्रपति का उल्लेख किया गया है राज्यसभा के अध्यक्ष के रूप में। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से एक को छोड़कर अन्य सभी राज्यसभा की शक्तियां हैं। गलत विकल्प को चुनना है। तो गलत विकल्प कौन सा है। अगर ऑप्शन है आपातकाल की घोषणा को स्वीकृति देना, तो ये राज्यसभा का कार्य नहीं है, तो यही गलत हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, हर 2 साल में राज्यसभा के कितने सदस्य निर्वाचित होते हैं। तो हर 2 साल में 1/3 सदस्य निर्वाचित होते हैं। अगला क्वेश्चन है कि लोकसभा की बैठक आयोजित करने के लिए न्यूनतम कितनी संख्या में सदस्य उपस्थित होना चाहिए। तो लोकसभा की बैठक आयोजित करने के लिए न्यूनतम कितनी संख्या में सदस्य उपस्थित होना चाहिए। तो कुल सदस्य का 10वां भाग होना चाहिए कोरम पूरा करने के लिए। कुल सदस्य का 10वां भाग। तो ए नंबर ऑप्शन जो हो जाएगा वो करेक्ट हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन कौन करता है? तो राज्यसभा के सदस्य को निर्वाचन कौन करता है? तो ये करता है विधानसभा के निर्वाचित सदस्य। विधानसभा के निर्वाचित सदस्य जो होता है वो राज्यसभा के सदस्यों को निर्वाचित करता है। अगला क्वेश्चन है लोकसभा के पहले स्पीकर कौन है? तो लोकसभा के पहले स्पीकर जो थे वो थे गणेश वासुदेव मावलंकर, यानी कि जीबी मावलंकर साहब तो थे, वो पहले लोकसभा स्पीकर थे। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला है प्रश्नकाल के बाद लोकसभा के किसी सदस्य द्वारा जनता के महत्व के किसी निश्चित विषय पर विचार विमर्श हेतु कार्यकारी का अध्ययन आकर्षण के लिए रखा गया प्रस्ताव क्या कहलाता है? तो प्रश्नकाल के बाद जो लोकसभा में किसी सदस्य द्वारा जनता के महत्व के किसी निश्चित विषय पर विचार विमर्श हेतु कार्यकारी का अध्ययन आकर्षण करने के लिए रखा गया प्रस्ताव क्या कहलाता है? तो इसका ऑप्शन है ध्यान आकर्षण प्रस्ताव, विशेषाधिकार प्रस्ताव, स्थगन प्रस्ताव या अविश्वास प्रस्ताव। तो इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा स्थगन प्रस्ताव। ऑप्शन सी हो जाएगा स्थगन प्रस्ताव। अगला क्वेश्चन है हमारा लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे संबोधित करता है? लोकसभा अध्यक्ष किसको अपना त्यागपत्र देता है? तो लोकसभा उपाध्यक्ष को अपना त्यागपत्र देता है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष का नाम बताइए। लोकसभा की पहली महिला अध्यक्ष जो थी वो थी मीरा कुमार। कौन थी? मीरा कुमार। ऑप्शन सी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है लोकसभा सचिवालय सीधे किसके नियंत्रण में आता है? तो लोकसभा सचिवालय किसके नियंत्रण में आता है? तो लोकसभा अध्यक्ष के नियंत्रण में आता है। अगला क्वेश्चन है लोकसभा के अध्यक्ष को उसके पद से किसके द्वारा हटाया जा सकता है? लोकसभा के अध्यक्ष को उसके पद पर से किसके द्वारा हटाया जा सकता है? तो ऑप्शन है प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति और संसद के दोनों सदनों के द्वारा पारित प्रस्ताव या फिर लोकसभा द्वारा पारित प्रस्ताव। तो लोकसभा द्वारा पारित प्रस्ताव के द्वारा हटाया जा सकता है। अगला है लोकसभा स्थगित करने का अधिकार किसे? तो लोकसभा स्थगित करने का अधिकार जो है वो किसको है? तो लोकसभा अध्यक्ष को है। किसे? लोकसभा अध्यक्ष को है। अगला क्वेश्चन है हमारा यह निर्णय लेने का अधिकार किसको है कि बिल मुद्रा बिल है अथवा नहीं? यह निर्णय कौन लेता है कि बिल मुद्रा बिल है या नहीं? तो यह जो अधिकार है तो ये लोकसभा अध्यक्ष के पास है। किसके? लोकसभा अध्यक्ष के पास होता है। अगला क्वेश्चन है भारतीय संसद के भवन को डैश कहा जाता है? भारतीय संसद भवन को क्या कहा जाता है? तो इसे संसद भवन ही कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है लोकसभा के चुनाव के लिए पात्र होने के लिए न्यूनतम आयु कितनी है? तो लोकसभा चुनाव के लिए पात्र होने के लिए न्यूनतम आयु जो है वो 25 वर्ष है। कितना? 25 वर्ष। अगला क्वेश्चन है लोकसभा सदस्य की अधिकतम संख्या कितनी होती है? तो लोकसभा सदस्य की अधिकतम संख्या जो होती है वो 552 होती है। फिलहाल 550 हो गया है, चूँकि 2 एंग्लो इंडियन जो होता था उसे बाहर कर दिया गया है, तो 550 अभी वर्तमान में हो गया है। अगला क्वेश्चन है लोकसभा में राज्यों से कुल कितने सदस्य की संख्या होती है? लोकसभा में राज्यों से कुल सदस्यों की संख्या कितनी होती है? तो वो होती है 530। राज्य से कितना होता है? 530। अगला क्वेश्चन है हरियाणा की संसदीय सीट लोकसभा की संख्या कितनी है? तो हरियाणा की लोकसभा सीट की संख्या कितनी है? तो वो है 10। हरियाणा लोकसभा सीट कितनी है? 10। अगला क्वेश्चन है केरल की संसदीय सीट की लोकसभा की संख्या कितनी है? तो केरल की लोकसभा सीट की संख्या कितनी है केरल की? तो वो है 20। कितना है? 20 हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। अगला है गुजरात के संसदीय लोकसभा सीट। तो गुजरात में कितना लोकसभा सीट है? तो 26 है। गुजरात में कितना है? 26 लोकसभा सीट। अगला क्वेश्चन है हमारा कि तमिलनाडु की संसदीय लोकसभा सीट की संख्या कितनी है? तो तमिलनाडु में कितना है लोकसभा सीट? तो 39 है। कितना? 39 है तमिलनाडु में। अगला है भारत की लोकसभा में कौन से राज्य में सबसे अधिक सीटें हैं? तो भारत की लोकसभा में कौन से राज्य की सबसे अधिक सीट है? तो उत्तर प्रदेश की सबसे अधिक सीट है लोकसभा में। अगला क्वेश्चन है पंजाब की संसदीय सीट लोकसभा की संख्या कितनी है? पंजाब की लोकसभा सीट कितनी है? तो 13 है। पंजाब में कितना लोकसभा सीट है? 13। अगला क्वेश्चन है महाराष्ट्र की संसदीय लोकसभा सीट कितना है? तो महाराष्ट्र में कितना लोकसभा सीट है? 48 है। कितना? 48 है। अगला क्वेश्चन है
अगला क्वेश्चन है चंडीगढ़ की संसदीय लोकसभा सीट की संख्या कितनी है? चंडीगढ़ में कितना लोकसभा सीट है ये आपको बताना है। एक लोकसभा सीट है चंडीगढ़ में, कितना? एक। अगला क्वेश्चन है गोवा में संसदीय सीट लोकसभा की कितनी है? तो गोवा की लोकसभा सीट कितनी है? गोवा की लोकसभा सीट जो है वो 2 है। कितना? जो 2 है, और चंडीगढ़ का 1 है। अगला क्वेश्चन है कर्नाटक की संसदीय लोकसभा सीट कितनी है? कर्नाटक में लोकसभा सीट कितना है? 28 है। कितना? 28 है कर्नाटक में लोकसभा सीट। अगला क्वेश्चन है कि लोकसभा में कितनी सीटें अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के प्रतिनिधियों के लिए आरक्षित है? तो लोकसभा में कितनी सीटें अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति प्रतिनिधियों के लिए आरक्षित है? तो 131 सीट जो है वो 131 सीट जो है वो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के प्रतिनिधियों के लिए आरक्षित है। अगला क्वेश्चन है हमारा आंध्र प्रदेश की संसदीय लोकसभा सीट की संख्या कितनी है? तो आंध्र प्रदेश में जो लोकसभा सीट है उसकी संख्या कितनी है? तो 25 है। आंध्र प्रदेश में लोकसभा सीट कितना है? 25। अगला क्वेश्चन है संसद प्रत्येक वर्ष डैश सत्र आयोजित करती है? तो संसद प्रत्येक वर्ष कितना सत्र आयोजित करती है? तो 3 सत्र आयोजित करती है। अगला क्वेश्चन है लोकसभा भारत के सदन का डैश गृह है? तो लोकसभा जो है सदन, भारतीय संसद के सदन का निचला गृह है। कौन है? निचली गृह है। और ऊपरी अगर पूछे तो कौन हो जाएगा? राज्यसभा। कौन हो जाएगा? राज्यसभा। अगला क्वेश्चन है लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो लोकसभा के सदस्य जो कार्यकाल होता है वो 5 वर्ष का होता है, लोकसभा सदस्यों का कार्यकाल। अगला है लोकसभा की बहस किस भाषा में मुद्रित होती है? लोकसभा की बहस किस भाषा में मुद्रित होती है? तो वो हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषा में मुद्रित होती है। कौन? हिंदी और अंग्रेजी। अगला क्वेश्चन है लोकसभा के विपक्ष के प्रथम नेता कौन थे? लोकसभा के विपक्ष के प्रथम नेता कौन थे? तो ए.के. गोपालन जो थे वो प्रथम लोकसभा के विपक्ष के नेता थे। कौन? ए.के. गोपालन। ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो जाएगा, ए.के. गोपालन। अगला है राज्यसभा के सदस्य का निर्वाचन डैश वर्ष के काल अवधि के लिए होता है? तो राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन कितने वर्ष के काल अवधि के लिए होता है? 6 वर्ष के कार्य अवधि के लिए होता है। अगला क्वेश्चन है लोकसभा के पहले उपवक्ता कौन थे? पहले उपवक्ता कौन थे, यानी कि डिप्टी स्पीकर कौन थे? पहले डिप्टी स्पीकर कौन थे ये आपको बताना है। लोकसभा के पहले उपवक्ता, तो इसका सही आंसर हो जाएगा एम अनंत सन। अगला क्वेश्चन है लोकसभा के पहले उपवक्ता कौन थे? उपवक्ता यानी कि डिप्टी स्पीकर। डिप्टी स्पीकर, लोकसभा के पहले डिप्टी स्पीकर कौन थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा एम अनंत साइमन अयंगर। कौन थे? एम अनंत साइमन अयंगर जो थे वो पहले डिप्टी स्पीकर थे। तो ऑप्शन सी आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है भारतीय संसद में वित्तीय बजट कौन प्रस्तुत करता है? तो भारतीय संसद में वित्तीय बजट कौन प्रस्तुत करता है? तो वित्त मंत्री जो है वो वित्तीय बजट को प्रस्तुत करता है। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान में एमएलए का पूरा रूप क्या है? एमएलए का पूरा रूप क्या है? भारतीय संविधान में एमएलए का पूरा रूप क्या है? तो मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली एमएलए का पूरा नाम है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन योजना आयोग का अध्यक्ष भी होता है? निम्नलिखित में से कौन योजना आयोग का अध्यक्ष होता है? तो प्रधानमंत्री योजना आयोग के अध्यक्ष होते हैं। अगला क्वेश्चन कोई भी व्यक्ति भारतीय प्रधानमंत्री के रूप में अधिकतम कितनी बार सेवारत हो सकते हैं? तो भारत के प्रधानमंत्री कितनी बार बन सकते हैं कोई भी व्यक्ति? तो इसका कोई सीमा नहीं है, कितनी भी बार बन सकता है। अगला क्वेश्चन है भारत के प्रधानमंत्री के सेवानिवृत्त होने की उम्र कितनी है? तो सेवानिवृत्त होने की उम्र कितनी है? तो इसका भी कोई सीमा नहीं है, आप कितनी भी वर्ष तक रह सकते हैं भारत के प्रधानमंत्री। अगला क्वेश्चन है किसी राज्यसभा सदस्य के लिए भारत का प्रधानमंत्री बनने की न्यूनतम उम्र? तो राज्यसभा के सदस्य के लिए बोल रहा है, तो राज्यसभा सदस्य जब भी बनेगा तो 30 वर्ष में बनेगा राज्यसभा सदस्य, तो इसका न्यूनतम आयु जो होगा वो 30 वर्ष होगा। और ऐसे अगर पूछेगा राज्यसभा नहीं रहेगा तो 25 वर्ष हो जाएगा। तो इसका सही आंसर है 30 वर्ष। अगला क्वेश्चन है नरेंद्र मोदी भारत के डैश क्रम के प्रधानमंत्री बने थे? तो किस क्रम के प्रधानमंत्री बने थे? 14वें क्रम के प्रधानमंत्री बने थे।
अगला क्वेश्चन है, इनमें से किसने भारत के प्रधानमंत्री के रूप में सबसे अधिक समय तक कार्य किया है? तो सबसे अधिक समय तक भारत के प्रधानमंत्री के रूप में किसने कार्य किया है? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने किए हैं। अगला क्वेश्चन है, राज्यपाल अपने कार्यालय की शपथ किसके द्वारा लेते हैं? राज्यपाल अपने कार्यालय की शपथ किसके द्वारा लेते हैं? तो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश उसको शपथ दिलाता है राज्यपाल को, और अगर राष्ट्रपति को पूछे तो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश। अगला, राज्यपाल के विवेकाधिकार कहाँ पर सीमित है? राज्यपाल के विवेकाधिकार कहाँ पर सीमित है? तो ये विधेयकों को स्वीकृति देने तक सीमित है। विधेयकों को स्वीकृति देने तक जो है वो सीमित है। अगला है, राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्य की नियुक्ति कौन करता है? तो राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्य की नियुक्ति जो करता है वो कौन करता है? तो राज्यपाल करता है राज्य लोक सेवा आयोग की नियुक्ति। अगला क्वेश्चन है, राज्यपाल का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो राज्यपाल का भी कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। कितना? 5 वर्ष का। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत का पहला महिला राज्यपाल कौन थे? भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थे? तो सरोजिनी नायडू भारत के पहले महिला राज्यपाल थे, जो कि यूपी की थे। अगला क्वेश्चन है, किसी भारतीय राज्य की प्रथम महिला राज्यपाल कौन थे? तो किसी भारतीय राज्य की प्रथम महिला राज्यपाल जो थी वो सरोजिनी नायडू ही थी। कौन थे? सरोजिनी नायडू। और कहाँ के थे? तो यूपी के थे, यानी कि उत्तर प्रदेश के। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य का विधानमंडल द्विसदनीय है? निम्नलिखित में से किस राज्य का विधानमंडल द्विसदनीय है? तो जम्मू कश्मीर का जो विधानमंडल है वो द्विसदनीय है। किसका? जम्मू कश्मीर का। अगला क्वेश्चन है, विधान परिषद की सदस्यता के लिए न्यूनतम आयु सीमा कितनी है? विधान परिषद की सदस्यता के लिए न्यूनतम आयु सीमा जो है वो 30 वर्ष है। कितना? 30 वर्ष है। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थे? उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? तो ये सुचिता कृपलानी थी। कौन थी? सुचिता कृपलानी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से द्विसदनात्मक विधायिका वाला प्रांत नहीं है? कौन सा प्रांत, निम्न में से कौन सा प्रांत द्विसदनात्मक विधायिका वाला प्रांत नहीं है? तो वो है गुजरात। गुजरात जो है वो द्विसदनात्मक विधायिका वाला प्रांत नहीं है। बाकी बात जो है सभी द्विसदनात्मक, कर्नाटक, गुजरात और जम्मू कश्मीर जो है वो द्विसदनात्मक विधायिका वाला राज्य है। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो गुजरात हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, यदि किसी राज्य के विधानमंडल में बजट गिर जाता है तो क्या होता है? यदि किसी राज्य के विधानमंडल में बजट गिर जाता है तो क्या होता है? तो मुख्यमंत्री सहित मंत्रिपरिषद को त्यागपत्र देना पड़ता है। क्या होता है? मुख्यमंत्री सहित मंत्रिपरिषद को त्याग देना पड़ता है। तो ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा आंसर। अगला क्वेश्चन है कि जम्मू कश्मीर राज्य विधानसभा का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? जम्मू कश्मीर राज्य विधानसभा का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो 6 वर्ष का होता है। कितना? 6 वर्ष का। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी एक भारतीय भाषा नहीं है? इनमें से कौन सी एक भारतीय भाषा नहीं है आपको बताना। तो सिख जो है वो भारतीय भाषा नहीं है। अगला क्वेश्चन है, कोंकणी देश की शासकीय भाषा है। कोंकणी कहाँ की शासकीय भाषा है? तो गोवा की शासकीय भाषा है कोंकणी। अगला क्वेश्चन है, मैथिली भाषा मुख्य रूप से किस राज्य में बोली जाती है? तो मैथिली भाषा किस राज्य में बोली जाती है? तो ये बिहार में बोली जाती है मैथिली भाषा। अगला है, अंग्रेजी देश की शासकीय भाषा है। तो अंग्रेजी कहाँ की शासकीय भाषा ये आपको बताना है। अंग्रेजी कहाँ की शासकीय भाषा है? चंडीगढ़ की शासकीय भाषा है अंग्रेजी। अगला क्वेश्चन है कि अंग्रेजी देश की शासकीय भाषा है, ये भी आपको बताना है अंग्रेजी किसकी शासकीय भाषा है। तो मेघालय की भी शासकीय भाषा है, मेघालय, नागालैंड। अगला क्वेश्चन है कि मलयालम देश का शासकीय भाषा है। मलयालम कहाँ का शासकीय भाषा है? तो लक्षद्वीप का शासकीय भाषा मलयालम है। और केरल का भी शासकीय भाषा अगर पूछे केरल का, तो केरल का भी मलयालम ही हो जाएगा। अगला है, बंगाली कहाँ की शासकीय भाषा है? तो बंगाली कहाँ की शासकीय भाषा है? तो त्रिपुरा की शासकीय भाषा जो है वो बंगाली है। अगला क्वेश्चन है, तेलुगु कहाँ की शासकीय भाषा है? तेलुगु कहाँ की शासकीय भाषा है? तेलुगु सबसे अधिक आंध्र प्रदेश में बोला जाता है। अगला क्वेश्चन है, उर्दू कहाँ की शासकीय भाषा है? तो उर्दू कहाँ की शासकीय भाषा? जम्मू कश्मीर की शासकीय भाषा जो उर्दू है। और बिहार की दूसरा जो भाषा है वो कौन सा है? तो उर्दू है, बिहार की दूसरा राष्ट्रीय भाषा। अगला क्वेश्चन है, मलयालम भाषा मुख्य रूप से किस राज्य में बोली जाती है? तो मलयालम कहाँ बोली जाती है? तो केरल में बोली जाती है और लक्षद्वीप में बोला जाता है। अगला क्वेश्चन है, मराठी
डैश की शासकीय भाषा है। मराठी कहाँ बोला जाता है? मराठी कहाँ का शासकीय भाषा है? तो दादर और नागर हवेली का शासकीय भाषा क्या है? मराठी। अगला क्वेश्चन है, डोगरी भाषा मुख्य रूप से किस राज्य में बोली जाती है? डोगरी भाषा कहाँ बोली जाती है? जम्मू कश्मीर में जो डोगरी भाषा को बोली जाती है। अगला क्वेश्चन है हमारा, मलयालम डैश की शासकीय भाषा है? तो मलयालम केरल की शासकीय भाषा है। और कहाँ की है? तो लक्षद्वीप की भी शासकीय भाषा मलयालम ही है। अगला है, भारत के उच्च न्यायालय के लिए निम्न में से क्या सही है? भारत के उच्चतम न्यायालय के लिए निम्न में से क्या सही है? तो अपील न्यायालय, उच्च न्यायालय को अपील न्यायालय भी कहते हैं, संघीय न्यायालय भी कहते हैं, संविधान का रक्षक भी कहते हैं। तो सारे ऑप्शन सही है, तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कोंकणी कहाँ की राजकीय भाषा है? कोंकणी कहाँ की शासकीय भाषा है? तो कोंकणी कहाँ की शासकीय भाषा है? दमन और दीव की जो शासकीय भाषा है वो कोंकणी है। अगला क्वेश्चन है, उच्चतम न्यायालय की केंद्र और राज्य के बीच विवादों का निर्णय की शक्ति किसके अधीन है? उच्चतम न्यायालय की केंद्र और राज्य के बीच जो विवाद हो जाता है तो उसका निर्णय लेने की शक्ति किसके पास है? तो यह है मूल क्षेत्राधिकार के पास। किसे? मूल क्षेत्राधिकारिता के पास है। अगला क्वेश्चन, अधीनस्थ न्यायालय का पर्यवेक्षण कौन करता है? अधीनस्थ न्यायालय का पर्यवेक्षण कौन करता है ये आपको बताना है। कौन करता है? उच्च न्यायालय करता है। कौन? उच्च न्यायालय। अगला क्वेश्चन है कि उच्चतम न्यायालय की मूल अधिकारिता के अंतर्गत क्या शामिल है? उच्च न्यायालय की मूल अधिकारिता के अंतर्गत क्या शामिल है? तो भारत की विभिन्न यूनिटी के बीच विवाद, भारत के विभिन्न यूनिटी के बीच विवाद ये शामिल है भारत के उच्चतम न्यायालय की मूल अधिकारिता के अंतर्गत। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति के चुनाव के संबंध में उठने वाले सभी संदेह व विवाद की जांच पड़ताल व निर्णय किसके द्वारा किए जाते हैं? राष्ट्रपति के चुनाव में जो भी सवाल या संदेह होते हैं और जो विवाद होते हैं उनकी जांच पड़ताल वो निर्णय किसके द्वारा किए जाते हैं? तो किया जाता है सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा। किसके द्वारा? सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा। अगला क्वेश्चन है हमारा कि भारत संविधान का अनुच्छेद 231 जिसमें कहा गया है एक साझा उच्च न्यायालय की दो या दो से अधिक राज्यों के लिए स्थापना किससे संबंधित है? भारतीय संविधान का अनुच्छेद 231 जिसमें कहा गया है एक साझा उच्च न्यायालय की दो या दो से अधिक राज्यों के लिए स्थापना किससे संबंधित है या किससे संबंधित है? तो ये राज्य सरकार से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किसका संबंध उच्चतम न्यायालय की सलाहकार अधिकारिता से है? निम्नलिखित में से किसका संबंध उच्चतम न्यायालय की सलाहकार अधिकारिता से है? तो किसका संबंध है? कानून अथवा तथ्यों के बारे में राय मांगने वाला भारत के राष्ट्रपति। निम्नलिखित में से किसका संबंध उच्च न्यायालय की सलाहकार अधिकारिता से है? तो कानून अथवा तथ्यों के बारे में राय मांगने वाला राष्ट्रपति के। अगला क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में से एक विकल्प को छोड़कर बाकी सभी लोक अदालत के लक्ष्य है वह विकल्प कौन है? तो क्वेश्चन में कहा गया किस विकल्प को छोड़कर बाकी सभी जो लोक अदालत के लक्ष्य है तो वो कौन सा विकल्प है? आम आदमी के हाथों में शासन करने का अधिकार सौंपना। ये विकल्प को छोड़कर बाकी सभी अदालत के लक्ष्य में है। अगला क्वेश्चन है, उस प्रथम महिला का नाम बताइए जो भारत के किसी राज्य के उच्च न्यायालय की मुख्य न्यायाधीश बनी है। उस प्रथम महिला का नाम बताइए जो भारत के किसी राज्य के उच्च न्यायालय की मुख्य न्यायाधीश बनी है। तो कौन है? लीला सेठ। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश लीला सेठ बनी है। और अगर सर्वोच्च न्यायालय के पूछे तो सर्वोच्च न्यायालय के अभी तक कोई मुख्य न्यायाधीश नहीं बनी है। अगला क्वेश्चन है, न्यायालय के निष्पक्ष मुकदमे के लिए भारतीय संविधान 3 अधिकारों की व्यवस्था करता है। निम्नलिखित में से कौन सा उन 3 अधिकार में से एक नहीं है? ये पूछ रहा है कि न्यायालय के निष्पक्ष मुकदमे के लिए भारतीय संविधान 3 अधिकार की व्यवस्था करता है। निम्नलिखित में से कौन उन 3 अधिकार में से एक नहीं है? तो कौन नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा भारत में पैदा हुए किसी भी व्यक्ति पर विदेशी कानून के तहत सुनवाई नहीं की जाएगी।
तो ये 3 अधिकार में से एक नहीं है। अगला क्वेश्चन है, दो राज्य के बीच विवाद सर्वोच्च न्यायालय के किस अधिकार क्षेत्र में आता है? दो राज्य के बीच विवाद सर्वोच्च न्यायालय के किस अधिकार क्षेत्र में आता है? तो किस क्षेत्र अधिकार क्षेत्र में आता है? तो मौलिक अधिकार क्षेत्र में आता है। किस? मौलिक, ये आपको ध्यान रखना है, मौलिक। अगला क्वेश्चन है कि न्यायाधीश कब तक पद पर बने रह सकते हैं? न्यायाधीश कब तक पद पर बने रह सकते हैं? तो सेवानिवृत्त तक वो पद पर बने रह सकते हैं। अगला क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा आदेश तब तक जारी किया जाता है जब तक न्यायालय को लगता है कि कोई सार्वजनिक पदाधिकारी अपने कानून और संविधान दायित्व का पालन नहीं कर रहा है, इससे किसी व्यक्ति के मौलिक अधिकार को प्रभावित हो रहा है, मौलिक अधिकार प्रभावित हो रहा है किसी व्यक्ति। इनमें से कौन सा आदेश तब तक जारी किया जाता है जब तक न्यायालय को लगता है कि कोई सार्वजनिक पदाधिकारी अपने कानून और संवैधानिक दायित्व के पालन नहीं कर रहा है, इससे किसी व्यक्ति के मौलिक अधिकार प्रभावित हो रहे हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा परमादेश। वो कौन सा आदेश है? परमादेश। अगला क्वेश्चन है, न्यायपालिका की स्वतंत्रता का अर्थ निम्नलिखित में से डैश को छोड़कर सभी है। न्यायपालिका की स्वतंत्रता का अर्थ डैश को छोड़कर सभी है। तो किसको छोड़कर? तो उत्तरदायित्व का अभाव को छोड़कर सभी है। तो ये 201 नंबर क्वेश्चन हो गया। आज भी हमने 100 क्वेश्चन का पूरा सेट कर लिया। तो ये था हमारा आज का सेशन। आई होप कि आपको सेशन पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया है और क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम रिलेटिव लगा हो तो आप वीडियो को अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करिएगा। साथ ही साथ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि हमारा जो वीडियो है ये 5 बजे शाम को डेली आता है। तो जैसे ही वीडियो अपलोड होगा तो आपके पास नोटिफिकेशन चल जाएगा। इसलिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, जिससे हमारा नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले और आप सबसे पहले वीडियो को देख सकें। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।